अब तक इस मैगजीन में हम 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। फर्स्ट जो टॉपिक था वो था पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सेकंड जो टॉपिक था वो था इंटरनेशनल रिलेशंस एंड थर्ड जो टॉपिक था वो था आपका इकोनॉमी। आज हम सिक्योरिटी को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिक्योरिटी का ओवरव्यू ले लेते हैं कि सिक्योरिटी के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सिक्योरिटी के अंदर जो टॉपिक्स रहेंगे उसमें फर्स्ट टॉपिक रहेगा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्यों न्यूज के अंदर है, रिसेंटली इसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, इस वजह से ये WMD जो है वो न्यूज़ के अंदर है, तो इसको हम काफ़ी अच्छे से देखेंगे। बाद में फिर हम आगे बात करेंगे FRT की, जो कि होता है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर काउंटरफेट करेंसी के जो नोट्स है उनके रिगार्डिंग जो इशू चल रहा है उसको हम देखेंगे। फिर इंडो नागा सीज फायर एग्रीमेंट को हम देखेंगे एंड फाइनली फिर न्यूज़ इन शॉर्ट्स हम देखते हुए सिक्योरिटी को कंप्लीट कर लेंगे। तो सिक्योरिटी का हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये क्यों न्यूज़ के अंदर है तो मैंने बता दिया। इसके रिगार्डिंग जो है एक अमेंडमेंट एक्ट आया है 2022 के अंदर, पार्लियामेंट में पास कर दिया है उसको, इस वजह से न्यूज़ के अंदर है। तो बताया जाता है WMD के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि WMD की कोई एक सिंगल डेफिनेशन तो है नहीं, कोई स्पेसिफिकली क्रिस्टल क्लियर तरीके से कुछ इंटरनेशनली लॉज के अंदर लिखा हुआ नहीं है, बट जो एक्सप्रेशंस होती हैं वो इस तरह से बताती हैं कि इसके अंदर कवर किया जाता है न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स को बेसिकली। उसके अलावा UNRCPD, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस रीजनल सेंटर फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट इन एशिया पैसिफिक, वो क्या बोलता है, WMDs क्या होते हैं, WMDs कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्लास ऑफ वेपन्स जिनका पोटेंशियल कौन कौन सा हो सकता है, क्या क्या पोटेंशियल हो सकता है। उनका पोटेंशियल हो सकता है कि सिंगल मोमेंट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन वो क्रिएट करे, इस तरीके के जो हथियार होते हैं, और सिविलियंस लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को मारने में जो सक्षम हो, ठीक है, और ख़तरा क्रिएट करते हो एनवायरनमेंट को, ठीक है, इस तरीके के जो हथियार होंगे उनको बेसिकली हम बोलेंगे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। या फिर क्या हो, इस तरीके के हथियार हो, या फिर आगे भी बताया गया है कॉज डेथ और सीरियस इंजरी ऑफ पीपल थ्रू टॉक्सिक और पॉइजनस केमिकल्स के थ्रू, यदि ऐसा करते हो तो वो भी WMD माने जाएंगे। जो बीमारियां फैला दें, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस के अंदर, वो भी WMD के अंदर आएंगे। और जो कि क्या करते हो, न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइसेज की डिलीवर करते हो, और केमिकल, बायोलॉजिकल, टॉक्सिकल या फिर टॉक्सिन एजेंट्स वगैरह हो, तो वो भी सभी WMDs के अंदर आएंगे। तो ये सब कुछ WMD के अंदर आएंगे, इस तरह से इसके बारे में बताया हुआ है। अब हम देखते हैं WMD का जो एक्ट था 2005 के अंदर इंडिया के अंदर आया था, जिसमें WMDs क्या क्या थे, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स को हमने WMD बोला था। अब हम देखते हैं कि 2022 के की फीचर्स क्या हैं, जो एक्ट आ रहा है उसका, उसके की फीचर्स और कैसे अलग है वो कुछ 2005 से, और क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं उसके अंदर, तो इसको देखते हैं हम। तो इसमें अमेंडमेंट्स के अंदर 2 चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। तो जो वेपन्स, ये इसने अमेंड किया है इसको, एक्ट को 2005 वाले को, और एक तरह से इसके अंदर क्या बात हुई है कि प्रोहिबिट द फाइनेंसिंग ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू WMD के रिलेशन में यदि कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी फाइनेंसिंग होगी तो वो पूरी तरह से, या उसके डिलीवरी सिस्टम के रिगार्डिंग कोई भी फाइनेंसिंग होगी तो वो पूरी तरह से प्रोहिबिट होगी। इस एक्ट के अंदर इस बात को बोला गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें एम्पावर्ड किया गया है किस चीज़ के लिए, कि सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रीज कर सकती है, सीज कर सकती है, अटैच कर सकती है ना, अदर फाइनेंशियल असेट्स और इकोनॉमिकल रिसोर्सेज फॉर प्रिवेंटिंग सच फाइनेंसिंग, इस तरीके की फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ में प्रोहिबिट मेकिंग अवेलेबल फंड्स, फाइनेंशियल असेट्स और इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर एनी प्रोहिबिटेड एक्टिविटी इन रिलेशन टू वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम काइंड ऑफ। तो इन सब चीज़ों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें ऑथराइज किया गया है, एम्पावर्ड किया गया है। तो इसमें अमेंडमेंट के सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। टू मीट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, तो काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है, उसके साथ मैच करेगा, उसके साथ मीट हो जाएंगे हम इस अमेंडमेंट की बात में काफ़ी हद तक। तो बताया जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो FATF के थ्रू रिकमेंडेशंस के बिहाफ पे जो इसका प्रोलिफरेशन होता है उसको रोकने की कोशिश करती है, तो वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम काफ़ी हद तक मैच कर लेंगे हमारे इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। और एड्रेस द शॉर्टकमिंग इन प्रेजेंट एक्ट, तो 2005 का जो एक्ट था उसकी जो शॉर्टकमिंग्स थी उसके बारे में ये बताया कि वो भी ओवरकम हो जाएंगी। तो उसमें क्या था, उसमें केवल मैन्युफैक्चरिंग को बैन किया था, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग उसमें बैन थी, लेकिन करंट लॉ ओनली कवर्स ट्रेडिंग एंड डज नॉट कवर फाइनेंसिंग ऑफ WMD। तो फाइनेंसिंग ऑफ WMD को कवर नहीं करता था ये एक्ट जो था करंट का, तो ये भी, ये वाली कमी भी इसमें पूरी हो जाएगी, ठीक है, शॉर्ट कमिंग ये वाली भी दूर हो जाएगी। और जो अब इवॉल्विंग थ्रेट्स हैं उसको भी ये टैकल करने में काफ़ी हद तक कामयाब होगा, लाइक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह जो होती हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को हैंडल करने में भी ये कामयाब होगा। टू स्ट्रेंथन ग्लोबल इन्फोर्समेंट, और ग्लोबल इन्फोर्समेंट वगैरह को स्ट्रेंथन करने के अंदर, एंड टू इंश्योर दैट नॉन स्टेक जो एक्टर्स होते हैं और टेररिस्ट जो होते हैं, ब्लैक मार्केट जो नेटवर्क होते हैं, डू नॉट गेन एक्सेस टू सच मटेरियल्स, इस चीज़ को इंश्योर करने में भी एक्ट लगभग सफल रहेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर होंगी। अब देख लेते हैं हम
अबाउट WMD एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स के बारे में यदि हम बात करें, जो एक्ट 2005 का हमारा था उसके बारे में हम बात करें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उस एक्ट का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंटीग्रेटेड एंड ओवर रीचिंग क्या लेजिस्लेशन प्रोवाइड करना इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट पेनल्टीज और इंस्टीट्यूटेड पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दीज प्रोविजंस, यदि कोई इनको ब्रीच करता है प्रोविजंस को उसके लिए पेनल्टी का प्रोविजन किया गया है, ठीक है। इट वाज पास्ड ऑन मीट एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, तो कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन थी जिसमें कि रेजोल्यूशन होता है UNSCR का 1540, ठीक है, उसको मतलब कि बाइंडिंग सा हो जाता है, फिर जो भी उसकी पार्टीज होती है उनके अंदर इस तरीके के हमारे खुद के लॉज लेके आना है ना, डोमेस्टिक लॉज लेके आना, तो उसको भी फुलफिल कर रहा था वो कहीं ना कहीं पे, ये सभी बात की गई है। एंड फिर आगे बताया गया एनफोर्सिंग ग्लोबल WMD's कंट्रोल, तो आप एक तरह से फिर आसपास की कंट्रीज के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट कर सकते हो, ऐसा लेजिस्लेशन अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर आप लेके आते हो, तो इससे क्या होगा, एनफोर्सिंग ग्लोबल WMD's कंट्रोल भी हो पाएगा, ठीक है। तो व्हाट मोर शुड इंडिया डू, इंडिया को और इसके अलावा क्या करना चाहिए, एक्ट तो इंडिया लेके आ गया है, इसके अलावा क्या करना चाहिए, अमेंडमेंट विल हैव टू बी एनफोर्स थ्रू प्रॉपर आउटरीच मेजर्स टू इंडस्ट्री एंड, तो मतलब इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से होलिस्टिकली होना चाहिए, सभी स्टेक होल्डर्स के ऊपर इसको अप्लाई करना है काइंड ऑफ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इंडिया शुड कीप WMD सिक्योरिटी इन इंटरनेशनल फोकस, और जो WMD की सिक्योरिटी है उसको इंडिया को इंटरनेशनल फोकस के अंदर लेके आना चाहिए। इंडिया कैन ऑफर हेल्प टू अदर कंट्रीज ऑन डेवलपिंग नेशनल लेजिस्लेशन, तो इंडिया दूसरी कंट्रीज को भी हेल्प कर सकता है डेवलप करने के अंदर, नेशनल लेजिस्लेशन वो डेवलप करना चाहती हैं और जो फ्रेमवर्क वगैरह, ठीक है, IAEA जो होता है उसके साथ मिलके और उसके रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क्स होते हैं ना उनके थ्रू काइंड ऑफ, है ना, तो इस तरीके की बात यहाँ पे की गई है। अब देख लेते हैं कि भाई इंडिया जो है कौन कौन से जो ग्लोबल ट्रीटीज़ है WMDs के रिगार्डिंग उनका पार्ट है जिनको कि इंडिया ने साइन कर रखा है या फिर रेटिफाइड किया हुआ है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1972 का जो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन है 1972 का, ये क्या बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि इसको इंडिया ने साइन किया हुआ है, जो बायोलॉजिकल वेपन्स और कन्वेंशन जो है 1972 का, इंडिया ने इसको रेटिफाइड या साइन किया हुआ है। और इसके अंदर बोला गया है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972 के अंदर ये प्रोहिबिट करता है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, ट्रांसफर, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज ऑफ द बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स, इन सब चीज़ों को ये बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972 प्रोहिबिट करता है। इसी तरह से 1992 के अंदर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, एग्जाम के अंदर सीधे आ सकते हैं और पूछा जा सकता है कि इंडिया ने किस किस को साइन किया हुआ है और किस किस को साइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यदि आपको स्पेसिफिकली पता यदि होंगे तो आप काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1992 को भी इंडिया ने साइन कर रखा है, और ये क्या बोलता है, ये प्रोहिबिट करता है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, स्टॉक पाइलिंग, रिटेंशन, ट्रांसफर और यूज ऑफ केमिकल वेपन्स, इन सभी चीज़ों को ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। और साथ ही साथ में इसमें लिखा हुआ है लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ OPCW का एस्टेब्लिशमेंट इसी के बाद में हुआ है, और OPCW की फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स जो है इसका हेडक्वार्टर हेग नेदरलैंड के अंदर है, ये यहीं से निकला है और इंडिया ने इसको साइन किया हुआ है। आगे हम चलते हैं NPT, तो NPT को इंडिया ने साइन नहीं कर रखा है, आपको पता है, तो ये जो होता है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो 1970 की ट्रीटी है, इसने इंडिया को साइन नहीं किया, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, ठीक है। और क्या रीजन बताया वो भी मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल जो NPT है उसका पर्पज़ क्या है, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन्स टेक्नोलॉजी, तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनकी जो वेपन्स टेक्नोलॉजी होती है उसको रोकना, उसके फैलाव को रोकना, टू प्रमोट कॉपरेशन इन द पीसफुल यूजेज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज हो पाए, कॉपरेशन के साथ हो पाए, काइंड ऑफ इन सभी गोल्स को अचीव करना, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना, ठीक है, ये सभी इसका पर्पज है। इंडिया ने क्यों इसको अपोज किया है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी मांगता है इंडिया, इसको क्यों मानता है, इंडिया अपोजेज द NPT डिस्क्रिमिनेटरी नेचर एंड आर्ग्यूज फॉर द यूनिवर्सल बैन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, तो न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर यूनिवर्सल बैन होना चाहिए, जो कुछ स्पेशल कंट्रीज है जिनको एक तरह से अपर हैंड दिया हुआ है, प्रिविलेज दिया हुआ है, उसको इंडिया डिस्क्रिमिनेटरी मांगता है इसके अंदर। फिर बाद में 2017 के अंदर एक ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो थी TPNW 2017, इसको भी इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ है। इसमें क्या है, ये प्रोहिबिट करता है पार्टिसिपेट करने के अंदर किसी न्यूक्लियर वेपन्स की जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर, दीज इंक्लूड द अंडरटेकिंग नॉट टू डेवलप, टेस्ट, प्रोड्यूस, एक्वायर, परचेज, स्टॉक पाइल, यूज और रिटर्न टू यूज द न्यूक्लियर वेपन्स एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू एनी स्टेट इन कंडक्ट ऑफ द प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़, तो इसके अंदर बात की गई है, इंडिया इसको भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी ही लेता है, और इंडिया बिलीव दैट ट्रीटी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट और contribute to the development of customary international law or does not it set any new standard or norms, तो इस वजह से एक तरह से ये दो चीज़ों को फुलफिल नहीं कर रही है ट्रीटी, तो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। CTBT को भी इंडिया ने साइन नहीं किया है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी जो 1996 की है, इनका ईयर भी याद रखना है और ट्रीटी का नाम भी याद रखना है, क्या इंडिया ने साइन किया है या नहीं किया है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड जो ट्रीटी है उसको भी इंडिया ने साइन नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्योंकि CTBT को जो है इसको डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का मानता है इंडिया, एंड सपोर्ट्स यूनिवर्सल बैन ऑन
ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की बात करता है इंडिया, जो कि नहीं करते हैं ये लोग, है ना। तो इस वजह से प्रॉब्लम है इंडिया को। इट बैन ऑल द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो टेस्ट होते हैं अर्थ के ऊपर, सबको बैन करती है ट्रीटी। इट ऑल्सो एस्टेब्लिश ए CTBT ऑर्गेनाइजेशन, CTBTO लोकेटेड इन वियना टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स प्रोविजंस। इट इज येट टू एंटर इनटू फोर्स, तो अभी भी इसको फोर्स में आना बाकी है CTBT को। अब देखते हैं हेग कोड ऑफ कंडक्ट जो इंडिया ने साइन कर रखे हैं। SCOC फॉर्मली, जो कि फॉर्मरली नॉन एज द इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, जिनको ICOC भी बोलते थे। तो इसके रिगार्डिंग क्या है, इंडिया ने इसको साइन किया हुआ है और इसमें क्या बोला गया है, क्या प्रोविजन है इसमें। इट रेगुलेट एक्सेस टू द बैलिस्टिक मिसाइल विच कैन पोटेंशियली डिलीवर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो इसको ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है उनके एक्सेस को एक तरह से। ओके, लास्ट में हम देखते हैं मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, MECR। तो इंडिया ने इसमें से जो है बताया गया कि इंडिया इज मेंबर ऑफ 3 ऑफ द 4 MECRs एक्सेप्ट द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो एनर्जी को छोड़ के इंडिया 3 का पार्ट है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का पार्ट है, इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का पार्ट है, और इंडिया जो वासेनार अरेंजमेंट ऑन कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी का भी पार्ट है, बट न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का इंडिया पार्ट नहीं है। तो इसी के साथ ही कवर होते हैं पूरे। अब हम जो फर्स्ट टॉपिक का कवर हो चुका है, अब सेकंड टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं। सेकंड जो टॉपिक हमारा है वो है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, FRT के बारे में, और न्यूज़ के अंदर क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो रिसेंटली जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और बेंगलोर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केम्पेगौड़ा, इन्होंने क्या किया है, रोल आउट किया है बीटा वर्जन ऑफ डिगी यात्रा ऐप का। तो ये क्या वर्जन है और अबाउट हम देखते हैं पूरा इसको। तो जो डिगी यात्रा DY ऐप है वो बायोमेट्रिक इनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, जिसे बेस्ट बोलते हैं, बेस्ड ऑन द फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे ऐसा किया जाता है, और ये किसका पार्ट है, DY सेंट्रल इकोसिस्टम का, जिसे DYCE बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ऐप होती है वो आपके फेशियल फीचर्स को आपके डॉक्यूमेंट, ID प्रूफ एंड वैक्सीन प्रूफ वगैरह सबके साथ अटैच कर देती है। एंड देन जब आप फिर क्या होता है, सीमलेस आपका एक तरह से यहाँ पे क्या हो पाता है, ट्रैवलिंग हो पाती है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आता है। काफ़ी लंबी जो क्यू लगती है, लाइन जो लगती है, उसमें आपको नहीं लगना होता। चेकिंग पॉइंट्स के ऊपर टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, और काफ़ी तेज़ी से आप जा सकते हो और आ सकते हो। तो मतलब काफ़ी टाइम आपका सेव हो जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया हुआ है। हमको देखना है फेशियल रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी होती है उसको अच्छे से, कि वो क्या है। उससे पहले DY सेंटर इकोसिस्टम DYCE की बात कर लेते हैं। तो इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ डिगी यात्रा फाउंडेशन। तो डिगी यात्रा फाउंडेशन का ये इनिशिएटिव है। इट हैज़ बीन सेटअप, तो ये जॉइंट वेंचर एज ए कंपनी इन 2019 में सेटअप किया गया है। ठीक है, और सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आता है। इसके अंदर क्या किस किस की कितनी शेयर होल्डिंग है उसको आपको देख लेना है। तो 26% शेयर होल्डिंग इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। उसके अलावा बेंगलोर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह सबकी कुछ कुछ शेयरिंग यहाँ पे बताई गई है। जॉइंट शेयरिंग होती है 74% की काइंड ऑफ। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। तो वर्किंग ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। उससे पहले हम क्या है ये FRT इसको देखते हैं। तो फेशियल रिकॉग्निशन जो आपकी बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैपेबल ऑफ यूनिकली आइडेंटिफाइंग और वेरीफाइंग ए पर्सन बाय कंपेयरिंग एंड एनालाइजिंग पैटर्न बेस्ड ऑन द पर्सन फेशियल कॉन्टोर्स। फेशियल कॉन्टोर्स को देखते हो यहाँ पे क्या आता है। तो FRT के अंदर जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कैमरा होता है, एक डाटाबेस होता है ऑफ स्टोर्ड इमेज का। तो स्टोर्ड इमेज का डाटाबेस होता है, एक कैमरा होता है, और एक एल्गोरिथम होती है जो क्या करती है, दैट क्रिएट्स फेस प्रिंट फ्रॉम इमेज कैप्चर बाय द कैमरा टू कंपेयर विद द डाटाबेस इमेज वगैरह। तो इस तरह से होता है ये फेस जो आपकी FRT टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी होती है। इसमें किस चीज़ को यूज में लिया जाता है, तो फेस प्रिंटिंग के अंदर इसमें डिस्टिंक्टिव जो डिटेल्स होती है ना फेस की, उन सबको नोट किया जाता है। लाइक आपकी आंखों के बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस जो है आंखों के बीच में उसको, और आइडेंटिफाई बाई FRL जो आपकी एल्गोरिथम्स होती है उनके थ्रू। तो कंसर्न्स देख लेते हैं और थोड़ा सा देख लो। अभी ये दिखाई गई है कैसे यूनिक फेस डाटा है, और इनको मतलब स्कैन किया गया, बाद में कैप्चर फेस प्रिंट वगैरह कर लिया गया। और एप्लीकेशन ऑफ FRT काफ़ी कुछ हो सकती है। लॉ इन्फोर्समेंट में से फ़ायदा होगा, रिटेल सेक्टर का फ़ायदा हो सकता है, लाइक कस्टमाइज रिटेल एक्सपीरियंस वगैरह मिल सकते हैं, फेस पे टेक्नोलॉजी हो सकती है, एयरपोर्ट एंड बॉर्डर कंट्रोल तो हो ही सकता है इसमें, हैसल फ्री, कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस प्रोसेसिंग एट द चेक पॉइंट्स वगैरह, इनहेंस्ड सिक्योरिटी वगैरह हो सकती है। हेल्थ केयर के अंदर भी फ़ायदा हो सकता है। एक्सेस क्या हो सकता है इसमें, एक्सेस द पेशेंट्स का जो रिकॉर्ड्स है वो एक्सेस हो सकते हैं इसमें। मैनेजमेंट ऑफ द पेंडेमिक्स वगैरह काइंड ऑफ, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट काफ़ी अच्छे से हो सकती है, एंड अदर्स यूज भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि कंसर्न्स क्या है FRT के रिगार्डिंग। तो सर्विलेंसी का कंसर्न तो बना ही रहता है। लाइक अभी क्या करा जा रहा है कि चाइना के अंदर काफ़ी मुस्लिम्स हैं, उनका काफ़ी हद तक यहाँ पे रेशियल प्रोफाइलिंग वगैरह की जा रही है फेशियल जो रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से वीगर मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, काफ़ी हद तक वीगर मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है चाइना के अंदर इस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इस तरह से यहाँ पे
इसमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की होती है? क्लोज सर्किट टेलीविजन के थ्रू यदि आपके पास फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों के सपोर्ट से सर्विलेंस काफ़ी हद तक किया जा सकता है। इसमें बताया गया है आगे इसके साथ जो कंसर्न है उसमें इनएक्यूरेसी एंड मिस आइडेंटिफिकेशन भी एक कंसर्न है। ओके, इसमें बताया गया है कि जो एफआरटी के रिजल्ट होते हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, मतलब वो यस और नो नहीं बोल के बट इंस्टेड जनरेटेड लाइकलीहुड ऑफ मैच क्रिएट करते हैं। तो इसमें भी प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है और काफ़ी बार डिसप्रोपोर्शनेटली इनएक्यूरेसी क्रिएट हुई है काफ़ी जगह पे, जब इंक्लूडिंग जब डार्क स्किन को देखा गया, वुमेन एंड यंग लोगों के बीच के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया गया। तो ये सभी इसकी प्रॉब्लम है। रिस्क ऑफ फंक्शन क्रिप भी हो सकता है, तो सर्विलेंस क्रिप वगैरह इसमें क्रिएट हो सकता है। और इसमें क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो सकते हैं, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी जो आपकी 21 के थ्रू आपको मिलती है उसको काफ़ी हद तक उसका हनन हो सकता है। इसमें साथ ही साथ में आपका जो राइट टू मूव फ्रीली होता है वो भी प्राइवेसी आपकी वायलेट यहाँ पे हो सकती है। एब्सेंस ऑफ द डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन इंडिया, क्योंकि अभी तक कोई डाटा प्रोटेक्शन बिल अभी तक टेबल्ड होकर एक्ट बना नहीं है। बिल लाया गया था लेकिन उसको बाद में स्क्रैप कर लिया गया है, अभी नेक्स्ट बजट सेशन में आने की बात है, तब तक काफ़ी मिसयूज हो सकता है इसका, है ना, ये भी संभावना है। साइबर सिक्योरिटीज़ के इशू हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं काफ़ी सारी, ठीक है, लाइक यदि लाइट कम है और लेवल्स एंड एंगल्स हैं, कैमरा के एंगल्स वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों का वीडियो क्वालिटी वगैरह, ये सभी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं एक तरह से हम बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस है। तो ये सभी प्रॉब्लम है। वे फॉरवर्ड हम देखेंगे यहाँ पे। तो वे फॉरवर्ड में क्या किया जा सकता है, तो इसमें तो पहली बात तो यही है कि कंडक्टिंग प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह किया जाए अच्छे से, ठीक है, और ये सारी बातें की जाए। और साथ ही साथ में एफआरटी का जो गवर्नमेंट एजेंसीज है कितना यूज कर सकती हैं उसके लिए क्लोज ऐड की जाए कि लाइक नेसेसिटी का क्लोज हो, प्रोपोर्शनलिटी का क्लोज हो जब इन चीज़ों को यूज में लेना है तो, ठीक है। और इसमें एस्टेब्लिश करना है कंसेंट बेस्ड स्टैंडर्ड एंड लेजिस्लेशन टू गवर्न यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ, और टेकिंग टेक्निकल स्टेप्स। तो टेक्निकल स्टेप्स क्या ली जा सकती हैं, तो इसमें एड्रेसिंग द रेशियल एंड जेंडर जो बायसेस होते हैं ना उनको आपको थोड़ा एक्सपेंड करना है डाटाबेस और उनको एड्रेस करना है। डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी मैनेजमेंट टू एड्रेस द प्राइवेसी डाटा प्रोटेक्शन इशूज, इंश्योरिंग द फेशियल डाटा इज स्टोर्ड सिक्योरली एंड assessing scope structure and process of FRT system to determine the facial feasibility and accuracy। तो ये सभी चीज़ें इंश्योर करनी है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं यूज केसेज ऑफ द फेशियल रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है उसके यूज केसेस क्या हैं। तो काफ़ी जगह इसको यूज में लिया जा रहा है, लाइक जो प्रिजनर्स होते हैं, जो प्रूफ ऑफ लाइफ, सॉरी नॉट प्रिजनर्स, पेंशनर्स, जो पेंशनर्स के लाइफ प्रूफ के तौर पे, लाइफ सर्टिफिकेट के तौर पे के लिए इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो उनको ज़्यादा फिर इधर उधर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और उसके थ्रू उनका काम हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट ऑफ द ऑपरेशन स्माइल, तो ये एक पार्ट रहा है ऑपरेशन स्माइल का जो कि तेलंगाना पुलिस के द्वारा किया गया था, जिसमें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हो। चाइल्ड लेबर एंड मिसिंग जो चिल्ड्रन है उसकी प्रॉब्लम को इसके थ्रू रिजॉल्व किया गया था। और ए डिप्लॉयमेंट बाई स्टेट लॉ एजेंसीज, तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए इनको यूटिलाइज कर रहे हैं, काइंड ऑफ किया है। फॉर प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्कशीट फॉर द स्टूडेंट्स एंड उदय हैज अनाउंस ए पायलट प्रोग्राम टू टेस्ट फंक्शनलिटी ऑफ द एफआरटी फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। और ऑटोमेटेड फाइनेंस जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होता है टू बी बिल्ट बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा बनाया जाएगा यूजिंग पुलिस रिकॉर्ड्स। इट विल, ये क्या करेगा, एक्सेसिबली ऑन, ये एक्सेसिबल होगा एक तरह से केवल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए, उनके पास ये एक्सेसिबल होगा, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी क्राइम वगैरह को कंट्रोल करने के अंदर। तो ये सभी, और ये सभी अभी सिस्टम में के उपयोग चल रहे हैं इंडिया के अंदर, जिनके रिगार्डिंग हमने बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे और यहाँ पे हम काउंटरफिट करेंसी नोट्स की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द वैल्यू ऑफ द काउंटरफिट करेंसी हैज़ रिड्यूस इन बैंकिंग सिस्टम। तो काफ़ी हद तक काउंटरफिट करेंसी की जो वैल्यू है वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर कम हुई है। इसके रिगार्डिंग और हम थोड़ा न्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो काउंटरफिट करेंसी की वैल्यू थी 2016-17 के अंदर वो 43.47 करोड़ थी, जो अभी 2021-22 में घट के 8.26 करोड़ हो गई है। तो 80% का डिक्लाइन आया है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी खबर है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि जो सीज किए गए हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो डिफरेंट काइंड है उनके द्वारा काउंटरफिट करेंसी को जो सीज किया गया है, तो एनसीआरबी का रिकॉर्ड बताता है कि वैल्यू ऑफ द फेक करेंसी सीज बाय द वेरियस इन्फोर्समेंट एजेंसी 2017 के अंदर कितनी थी, 28 करोड़ थी। वहीं पे अब बूस्ट होकर 2020 में वो कितनी हो गई थी, 92.18 करोड़ की करेंसी को सीज किया गया था, काइंड ऑफ, है ना। तो अब आगे हम देख लेते हैं स्टेप्स कौन कौन सी ली गई है प्रिवेंट करने के लिए जो काउंटरफिट नोट होते हैं उसके लिए। तो उसमें बताते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ लीगल प्रोविजंस है, लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू द प्रिंटिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ द काउंटरफिट बैंक नोट्स। तो उसमें हमारा जो सेक्शन 489A और 489E, तो यहाँ पूरा जो सेक्शन है 489A से E तक का इंडियन पिनल कोड है उसका वो पनिशेबल बताता है इस ऑफेंस को, और इसको UAPA के अंदर भी कवर किया गया है, जिसमें बताया गया है एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन, स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ हाई क्वालिटी काउंटरफिट इंडियन नोट्स
हैज़ बीन ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ उआपा 1967 के अंदर इसको लाया गया है। उसमें फिर सजा का प्रावधान वगैरह सब कुछ रखा गया है। एक है एंटी काउंटरफिटिंग मेजर्स बाय आरबीआई। तो काउंटरफिटिंग के एंटी मेजर्स आरबीआई के द्वारा क्या लिए गए हैं? तो आरबीआई काफ़ी ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजिकली और थोड़ा इंप्रूवमेंट वगैरह नोट्स की क्वालिटी वगैरह के अंदर उनके अंदर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह इंक्लूड करते हुए फ्लोरोसेंस वगैरह ऑप्टिकली वेरिएबल इंक वगैरह को यूज में लेता हुआ काफ़ी हद तक बैंक नोट्स को अच्छे से बनाता रहता है, फीचर्स को इंक्लूड करता है आरबीआई। ठीक है, उनकी सिक्योरिटी को बूस्ट करता रहता है एंड पब्लिक अवेयरनेस वगैरह का भी लेके आने का काम करता है। इंस्टॉलेशन नॉट शॉर्टिंग मशीन्स वगैरह भी चलते हैं और कंडक्ट ऑफ द रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी होते रहते हैं। तो ये आरबीआई के थ्रू किया जाता है। बाद में लिखा गया है मीजर्स बाय द गवर्नमेंट फॉर द ओवरहोलिंग सर्कुलेशन ऑफ फेक इंडियन करेंसी नोट्स। तो मीजर क्या लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा? तो एक FICN कॉर्पोरेशन ग्रुप है टू शेयर इंटेलिजेंस एंड इन्फॉर्मेशन विद द सिक्योरिटी एजेंसीज इन द स्टेट एंड सेंटर, ये करता है। तो इस तरह से काउंटरफिट करेंसीज के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह इनके पास आती है उनको शेयर करते हैं। क्लोज वॉच बाय द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा किया जाता है इसको क्लोज वॉच, और साथ ही साथ में NIA का भी इसमें रोल होता है। और टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन द, जो NIA के अंदर मतलब इसके ऊपर पूरा क्रैकडाउन NIA वगैरह करता रहता है। और अभी डिमोनेटाइजेशन भी किया गया था जिसमें कि 1500 की करेंसी नोट्स को हटा लिया गया था। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स वगैरह चलते रहते हैं। कॉपरेशन विद नेबर कंट्रीज चलता है जिसमें कि ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं नेपाल की पुलिस के, बांग्लादेश की पुलिस है कि वो थोड़ा सेंटिसाइज रहे अबाउट द स्मगलिंग एंड काउंटरफिट इंडियन करेंसी के रिगार्डिंग। एंड जॉइंट टास्क फोर्स बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कॉपरेशन फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग ऑफ स्मगलर्स ऑफ FICN। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। वे फॉरवर्ड या वे अहेड देख लेते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए हमें। तो इंडिया हैज़ बीन एम्प्लॉइंग ऑल द ट्रेडिशनल मेजर्स टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ FICN, हाउएवर द एफर्ट्स हैव मेड ओनली लिमिटेड सक्सेस एंड द प्रॉब्लम स्टिल हॉन्ट्स द नेशन। तो एज पर द RBI रिपोर्ट काउंटरफिट नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन इंक्रीज इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो ये सभी बातें यहाँ पे चल रही है। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? थ्रेड्स ऑफ द काउंटरफिट करेंसी पहले देख लेते हैं, फिर वे अहेड को हम देखेंगे। तो इससे ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है और करप्शन काफ़ी हद तक बढ़ सकता है इस सब चीज़ों की वजह से। रुपये का डिवैल्यूएशन हो सकता है और इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकता है, ये जो फेक करेंसी होती है उसकी वजह से। लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस हो सकता है। उसके बाद टेररिज्म में इंक्रीमेंट हो सकता है, टेररिज्म बढ़ सकता है और इकोनॉमिक इंपैक्ट भी इसके निकल सकते हैं। तो इसमें वे फॉरवर्ड होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो CBDC की बात चल रही है अभी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो होगी तो ये ट्रेसेबल होगी पूरा, तो इसके अंदर ये चीज़ें फीजिबल हो नहीं पाएंगी। तो ये काफ़ी बढ़िया सॉल्यूशन रहेगा इन फ्यूचर। डिजिटल ट्रांजेक्शन वगैरह हम बढ़ाते हैं तो इससे भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और लॉ इन्फोर्समेंट कंसल्टेशन वगैरह किया जाएगा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह और बेटरली थोड़ा काम करेंगी, लॉज वगैरह और बनाए जाएंगे थोड़े से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेलेक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लाइक एक कॉम्बिनेशन ऑफ द फीचर्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ए हाई लेवल ऑफ द प्रैक्टिकल काउंटरफिट डिटेंस वगैरह क्रिएट करने के लिए। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज वगैरह होगा तो उसका फायदा होगा। डिटेंशन ऑफ फेक नोट्स वगैरह करना और रोल ऑफ द सिटीजन्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इन सभी के थ्रू काफ़ी हद तक ये जो प्रॉब्लम है इसे को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये सब वे अहेड थे, वे फॉरवर्ड थे, वे अहेड थे। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं और हम अब देखेंगे इंडो नागा जो सीज फायर एग्रीमेंट है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम NSCN-IM की बात करते हैं। क्या है NSCN-IM? NSCN-IM की फुल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम, और ये है इसाक मुहिवा वाली जो फ्रैक्शन जो सेक्शन है वो है इसमें। तो इन्होंने 25 साल अभी इनको हो चुका है इंडियन गवर्नमेंट के साथ सीज फायर एग्रीमेंट को साइन किए हुए, तो उसको ऑब्जर्व किया है एक तरीके से। तो इंडो नागा जो सीज फायर एग्रीमेंट है इसके बारे में हम देख लेते हैं, पूरा ट्रैक भी कर लेते हैं किस तरह से पूरे रिलेशन अब तक इवॉल्व होते आए हैं। ठीक है, तो इसमें देखा गया है कि NSCN-IM ने साइन किया था 25 जुलाई 1997 को ये सीज फायर जो एग्रीमेंट है, जिसको कि इफेक्ट में आया था 1 अगस्त 1997 को, और उसको भी 25 साल एक तरह से हो गए हैं पूरा। तो दिस हेराल्ड द स्टार्ट ऑफ द इंडो नागा पीस टॉक्स वगैरह का हेराल्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ था। एंड इट ओपनड एन एवेन्यू इन सर्च फॉर सॉल्यूशन टू द लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल डिमांड ऑफ नागास लिविंग अक्रॉस द रीजन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। हाउएवर एवन आफ्टर 25 ईयर्स के बाद भी कोई फाइनल सॉल्यूशन अब तक निकल नहीं पाया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि बैरियर्स टू जो पीस टॉक है उसमें बैरियर्स क्या है नागा के साथ पीस टॉक्स के अंदर। तो नेचर ऑफ द डिमांड जो है वो यहाँ पे काफ़ी अलग है, और वो लोग जिस तरह से डिमांड करते हैं, जिस तरह से डिमांड अब तक रही थी लाइक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन देने की और फ्लैग वगैरह की डिमांड काइंड ऑफ, तो वो काफ़ी जो नेचर ऑफ डिमांड्स है वो एक डेडलॉक क्रिएट करता है। बाद में फाइंडिंग शेयर्ड गोल फॉर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स है ना। तो इसमें क्या होता है नागाज के अंदर दिस अ डीप रूटेड ट्राइबलिज्म इन नागाज ऑल्सो एंड द क्लेम्स एनी ग्रुप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव और नागाज इज डिस्प्यूटेड बाई अदर फैक्शंस। तो इनमें आपस में भी मतलब नागाज के अंदर आपस में भी फैक्शंस हैं, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर लिमिटेशंस ऑफ द आर्टिकल 371A, तो 371A की कुछ आर्टिकल की कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 2013 के अंदर 370A और क्लोज ए में इसमें बोला गया डज नॉट कन्फर
लेजिस्लेटिव पावर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नागालैंड ऑन रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मिनरल ऑयल्स वगैरह, और बता रखा है कि पार्लियामेंट्स के भी काफ़ी सारे पावर्स के रिगार्डिंग कर्टेल किए गए हैं। अभी तक हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इवोल्यूशन देख लेते हैं टाइमलाइन का, जो नागा कॉन्फ्लिक्ट है उसकी। तो 1947 के ऊपर अंदर सबसे पहले एनएनसी का फॉर्मेशन होता है। एनएनसी क्या था? नागा नेशनल काउंसिल, जिसके की काफ़ी इंपॉर्टेंट फीजो को उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये फीजो का आपको नाम याद रखना है। बाद में 1952 के अंदर फीजो क्या बनाते हैं? फीजो बनाते हैं एनएफजी, नागा फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं ये। ठीक है, एनडे नागा फेडरल आर्मी का फॉर्मेशन करते हैं। 1976 के अंदर शिलोंग अकॉर्ड होता है। शिलोंग अकॉर्ड 1976 के अंदर साइन किया जाता है। ये टाइमलाइन थोड़ा आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ये। 1982 के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि स्प्लिट हो जाता है एनएनसी के अंदर एंड एनएससीएन का फॉर्मेशन, एंड फॉर्म द एनएससीएन। एनएससीएन का फॉर्मेशन होता है। बाद में एनएससीएन का भी स्प्लिट हो जाता है, और एनएससीएन के जो कि खापलांग से जनता है और इसाक मुहिवा से जो चलता है वो होता है एनएससीएन। ये दो बन जाते हैं। 1987 के अंदर एनएससीएन जो आईएम बन जाता है, मतलब इसाक मुहिवा वाला, और ये खपलांग वाला हो जाएगा एनएससीएन के। तो यहाँ पे इसके साथ सीज फायर एग्रीमेंट होता है। फिर 2015 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट है साइंड ए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद एनएससीएन आईएम। तो ये पूरा अब तक का यहाँ पे बता दिया गया है टाइमलाइन किस तरह से चला है। थोड़ा देख लेते हैं नागाज के बारे में कि नागाज का है। नागाज इज द ऑलमोस्ट एंटायर इनहेबिटेड बाय द नागा ट्राइब्स। नागालैंड जो है वो ऑलमोस्ट एंटायर इनहेबिटेड बाय द नागा ट्राइब्स। कुछ ट्राइब्स है जो अलग लाइक कुकीज, ठीक है, गारोज एंड मिक्रीज, असमीज, अगर उसके अलावा ज़्यादातर क्या है इसमें नागाज ट्राइब्स हैं। नागा ट्राइब्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से ट्राइब्स है वो नागा ट्राइब्स हैं। नागा आर नॉट कंपोजिट पीपल, दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट वाइडली इन ड्रेस एंड अदर कल्चर ट्रेड्स। तो मतलब उनकी कल्चर्स भी इंटरनली भी काफ़ी अलग अलग टाइप की है। दे इज नो कास्ट सिस्टम अमंग द नागाज। नागाज के अंदर कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, बट ईच ऑफ नागा ट्राइब इज डिवाइडेड इनटू द सेवरल क्लैंस। लेकिन हर कोई नागा ट्राइब जो है सेवरल क्लैंस के अंदर डिवाइडेड है, ये ध्यान रखना है आपका। उनकी कल्चरल ट्रेडिशंस वगैरह काफ़ी हद तक काफ़ी कॉमन है, लाइक हेड हंटिंग एंड सॉर्ट ऑफ द ट्रायल मैरिज एंड द ग्रेट फ्रीडम ऑफ इंटरकोर्स बिफोर मैरिज, डिस्पोजल ऑफ हेड ऑन द रेज प्लेटफॉर्म, सॉरी डिस्पोजल ऑफ डेड ऑन द रेज प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ। तो ये कल्चरल ट्रेडिशंस उनकी कुछ हैं, ठीक है, विच आर कॉमन टू ऑल ट्राइब्स, लाइक कुछ मतलब कॉमन है काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के अंदर ये। बाद में और यहाँ देख लेते हैं कि क्या है और कौन सी चीज़ें हैं जो कि नागा पीस टॉक के लिए डेडलॉक मतलब होने नहीं देती हैं, एक तरह से डेडलॉक कर देती हैं। कंसर्न फ्रॉम अदर स्टेट्स भी यहाँ पे रेज होते हैं, एंड लो ट्रांसपेरेंसी एंड लिमिटेड पार्टिसिपेशन यहाँ पे है। तो लैक ऑफ द ट्रांसपेरेंसी इन द पास्ट पीस प्रोसेस एंड द फेलियर टू इंगेज ऑल स्टेक होल्डर्स एंड इंक्लूड देयर वॉइसेज इन द नेगोशिएशन, तो इनकी वजह से भी दिक्कत होती है। फिर अफ्स्पा लगा ही दिया गया था फर्दर, है ना, इसके बारे में यहाँ पे भी बताया गया है। अफ्स्पा लगा दिया गया था 1958 के अंदर, देखो अफ्स्पा लगा दिया गया था, इनेक्ट कर दिया गया था यहाँ पे। तो इससे भी प्रॉब्लम हो रही है कि सिचुएशन एंड नेगोशिएशन गेट फर्दर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द कंटिन्यूस वायलेंस इन द रीजन एंड कंटिन्यूएंस ऑफ अफ्स्पा एंड पीपल लूजिंग फेथ इन ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो लोगों का फेथ खो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वे फॉरवर्ड के अंदर क्या हो सकता है। तो वे फॉरवर्ड को हम देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है नेगोशिएशन शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम पब्लिक गेज एज फार एज पॉसिबल। तो पब्लिक गेज से नेगोशिएशन को थोड़ा दूर रखा जाए। स्टैंड फर्म अगेंस्ट द प्रेशर टू सिक्योर ए क्विक फिक्स, ठीक है, स्टैंड फर्म रहना है प्रेशर के खिलाफ जल्दी से चीज़ों को फिक्स करने के लिए। एंड प्रायोरिटी शुड बी ऑन स्टडिंग एंड वर्किंग ऑन द एस्पेक्ट सच द ऑटोनॉमी इन द नागा इनहेबिटेड एरियाज ऑफ मणिपुर एंड वर्किंग ऑफ ए पैन नागा बॉडी। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वगैरह क्रिएट करने चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वगैरह को थोड़ा सा बिल्डअप करना चाहिए। और ये सभी चीज़ें करके काफ़ी हद तक ये सब वे फॉरवर्ड हो सकते हैं यहाँ पे ना। अब हम हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब हम न्यूज़ इन शॉर्ट्स देखते हैं कि न्यूज़ इन शॉर्ट्स में क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें निदान की बात की है। क्या है निदान? निदान की फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म है निदान। तो इंडियाज फर्स्ट पोर्टल निदान ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स गेट्स ऑपरेशनल। तो ये ऑपरेशनल हो चुका है। जो कि नार्को ऑफेंडर्स हैं देश के, उनके रिगार्डिंग फर्स्ट पोर्टल है, इंडियाज फर्स्ट पोर्टल ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स गेट्स ऑपरेशनल, जिसका नाम है निदान। तो ये अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डाटाबेस है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल नार्कोटिक्स ऑफेंडर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड डाटा का। तो ये निदान जो है इसको ध्यान रखना है। इसको डेवलप किया गया है नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के द्वारा, ध्यान रखना है। इट इज द पार्ट ऑफ द अर्लियर लॉन्च नार्कोटिक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, जो एनसीओआरडी का पोर्टल का एक तरह से पार्ट है ये। एंड इट शॉर्ट्स इट्स डाटा फ्रॉम आईसीजेएस से शॉर्ट्स करता है अपने डाटा को, है ना। इट शॉर्ट्स इट्स डाटा फ्रॉम आईसीजेएस क्या है? आईसीजेएस है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड ई प्रिजन्स, जो है ई क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन रिपोजिटरी काइंड ऑफ है, तो इनको ध्यान रखना है। और इट इज़ प्लान टू इंटीग्रेट विद क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS से इसको इंटीग्रेट करने की यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। इट इज़ प्लान्ड टू इंटीग्रेट विद क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो ये निदान के रिगार्डिंग था, आपने देख लिया है। अब देखते हैं फॉरेंसिक जो प्रॉब है वो मैंडेटरी होगी, इसका प्रोविजन किया गया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ बिकम द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन कंट्री टू मेक कलेक्शन ऑफ द फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी इन द क्राइम्स पर, जिनमें कि 6 साल से ज़्यादा कई पनिशेबल क्राइम्स हो सकते हैं, उनके अंदर फॉरेंसिक एक तरह से
अब एविडेंस है वो मैंडेटरी हो गया है। तो फॉरेंसिक एविडेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ द साइंस विद इन द लीगल प्रोसीडिंग्स। तो लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर एप्लीकेशन ऑफ साइंस है एक तरह से ना। इससे क्या होगा फ़ायदा, एनालाइज ऑफ द की डाटा विद इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स कैन हेल्प टू एस्टेब्लिश ए गिल्ट और इनोसेंस ऑफ पॉसिबल सस्पेक्ट्स। और ये सभी बातें यहाँ पे की गई हैं। इसके रिगार्डिंग वन फॉरेंसिक मोबाइल वैन की बात की गई है, विच विल बी इंडिपेंडेंट एंटिटी responsible to court of law shall be allotted to each district to provide scientific and forensic assistance on the spot kind of, है ना। तो देख लेते हैं आगे। अब नेक्स्ट न्यूज़ को हम कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज। तो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज क्या है, इंडिया बिगन कॉपरेशन विद द बहरीन बेस्ड सीएमएफ। तो इसको काफ़ी हद तक यूएसए लीड कर रहा है और 30 फाउंडेशंस का एक ग्रुप है और इसमें कमांडेड बाय यूएस नेवी वाइस एडमिरल के द्वारा कमांड किया जाता है और इंडिया ने इसके साथ कॉपरेशन अपना स्टार्ट किया है। और सीएमएफ के जो मेन फंक्शन होते हैं, सीएमएफ क्या है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज के जो मेन फंक्शंस होते हैं वो होता है काउंटर नार्कोटिक्स वगैरह, काउंटर स्मगलिंग और सप्रेसिंग एंड पायरेसी वगैरह को दूर करना, इनको खत्म करना काइंड ऑफ, है ना। तो इंडिया ने भी इसमें अपना कॉपरेशन दिखाया है अभी। एंड अब देखते हैं ऑपरेशन स्काईलाइट क्या है। तो ऑपरेशन स्काईलाइट जो है, इंडियन आर्मी के पास अब तक थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी कि ऑपरेशनल कुछ खुद के सैटेलाइट्स वगैरह इतने अच्छे से नहीं थे। तो इंडियन आर्मी रिपोर्टेडली टेस्टेड द ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ द सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम डिप्लॉय अक्रॉस द कंट्री अंडर ऑपरेशन स्काईलाइट। तो ऑपरेशन स्काईलाइट अब आ रहा है। तो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम प्रोवाइड द रेजिलियंस टू द कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी इन द केस टेरेस्ट्रियल कनेक्टिविटी यदि डिस्टर्ब हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में ये काम करेगा। इसमें बताया गया कि अनलाइक द एयरफोर्स एंड नेवी, आर्मी के पास करंटली डज नॉट हैव ए डेडिकेटेड सैटेलाइट नहीं है। करंटली आर्मी इज यूजिंग 30% ऑफ द कम्युनिकेशन जो कैपेबिलिटीज है ऑफ सैटेलाइट GSAT-7A की। अब इसके लिए क्या किया गया, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने क्लियर कर दिया है GSAT-7B सैटेलाइट टू शार्पन इट्स ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। और GSAT-7C सैटेलाइट्स आर एडवांस सैटेलाइट्स हैं बाई इसरो, जो कि क्या करते हैं, कम्युनिकेशन नीड्स जो होती है डिफेंस फोर्सेज की उसको कंप्लीट करते हैं। तो GSAT-7 सैटेलाइट है जो 2013 के अंदर जो लॉन्च हुआ था, मेनली यूज बाय द इंडियन नेवी फॉर कम्युनिकेशन नीड्स के लिए होता है। तो अभी GSAT-7A लाया गया है जो कि 2018 में लॉन्च किया गया है। ये बूस्ट करेगा, हेल्प करेगा किसके अंदर, कनेक्टिविटी बिटवीन द ग्राउंड रडार स्टेशन, एयरबेस एंड द एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड IAF वगैरह। और जो 7B होगा विल कम्युनिकेशन आर्मी की नीड्स को ये कंप्लीट करेगा काइंड ऑफ। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये न्यूज़ थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारे सामने एक्सरसाइजेज की बात चल रही है कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज चल रही है। तो विनबैक्स का आपको ध्यान रखना है, वियतनाम और इंडिया की एक्सरसाइज है ये, एक तरह से बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, आर्मी की जो वियतनाम की पीपल्स आर्मी है उसके साथ। तो एक्सरसाइज वाज यूनिक एज इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट द वियतनाम जो पीपल्स आर्मी है वाज अंडरटेकिंग ए फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज विद एनी फॉरेन आर्मी। तो ये विनबैक्स वियतनाम के साथ आर्मी की है, बायलैटरल एक्सरसाइज इंडिया की, याद रखना है। पिच ब्लैक जो है वो किसकी है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ है, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो होती है वो एक एक्सरसाइज वज्र प्रहार जो है वो इंडो US जॉइंट जो है स्पेशल एक्सरसाइज है। अल नजहा 5 नहीं अल नजहा 4 जो ये है, ये इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान जो है उनकी एक्सरसाइज है। अब एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ATGM सिस्टम क्या होता है इसको देखते हैं थोड़ा। तो DRDO ने सक्सेसफुली अभी इंडिजीनियसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड ATGM फ्रॉम मेन बैटल टैंक से अभी इसको टेस्ट वगैरह कर लिया है अर्जुन से। तो ATGM एम्प्लॉयज अ टेंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक है ना वारहेड टू डिफीट एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्ट आर्म्ड व्हीकल्स एंड काइंड ऑफ, ये देख लेना आपको थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं VLSR-SAM की। तो ये क्या है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर जो मिसाइल है वो क्या है, तो DRDO एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इंजीनियर डिजाइन जो VLSR-SAM है इसको चेक किया है। और ये एक तरह से इट्स डिज़ाइन जो है अस्त्रा मिसाइल जो थी उसके ऊपर बेस कुछ डिज़ाइन है। और इसमें होगा क्या, VLSR-SM के अंदर शिप बॉन्ड वेपन सिस्टम होगा जो कि स्ट्राइक करेगा 40 से 50 किलोमीटर की दूर तक और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक, इंक्लूडिंग द सी स्किमिंग टारगेट्स काइंड ऑफ, ये सभी बताया गया है। एक बटरफ्लाई माइन जो है वो न्यूज़ के अंदर है। तो अभी रिसेंटली हुआ गया है, रशिया को अक्यूज़ किया गया है PMF-1 नॉन एज द बटरफ्लाई माइंस, ठीक है। PMF-1 जिसको कि बटरफ्लाई माइंस के नाम से भी जाना जाता है, उनको यूज में लेने के लिए, जो कि टॉयज या फिर देयर फॉर डेंजर्स फॉर चिल्ड्रन, है ना, बच्चों जैसी नजर आती है, जो डेंजर होती है चिल्ड्रंस के लिए। फिर एक तरह से तो PMF-1 एंड PMF-1S आर टू काइंड्स ऑफ द एंटी पर्सनल लैंड माइंस दैट आर कॉमनली रेफर्ड एज बटरफ्लाई माइंस एंड ग्रीन पैरोट्स। दीज माइंस कैन बी डिप्लॉयड बाय यूजिंग द ड्रॉप्ड फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स और थ्रू बैलिस्टिक डिस्पर्जन यूजिंग आर्टिलरी एंड मोर्टार शेल्स। तो इसमें हो क्या रहा है, एंटी पर्सनल माइंस आर बैंड बाय द, इस तरीके की जो एंटी पर्सनल माइंस है वो बैन की गई है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन लैंड माइंस के अंदर। बट रशिया और यूक्रेन दोनों ने ही इसके दोनों ही जो पर्टिकुलर कन्वेंशन के सिग्नेटरी नहीं है, ये यहाँ पे बताया गया है। इसी के साथ सिक्योरिटी वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एनवायरनमेंट के साथ डील करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और
आगे भी जो वीडियोज हैं उनको शेयर करते रहें ताकि और भी लोग इन वीडियो का फ़ायदा उठा सके। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।